Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss very important topic of your syllabus and that is about the nerve impulse. Nervous coordination में एक अहम हिस्सा है कि how the messages are conducted on the membranes of the neurons. Alright, ये जो nervous conduction वाला अमल है इसको आपके syllabus के एतबार से हम differentiate करेंगे into two parts. The first one is the resting membrane potential and the second one is action potential or the active membrane potential. इस सेशन में स्टूडेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेप्स ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स. अब स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा हम प्रीवियस सेशंस के ऊपर गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने शानदार किस्म के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स दिए हुए हैं. द फर्स्ट पार्ट इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन और फिर आने वाले सेशंस में हम स्टडी करेंगे अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन. ऑलराइट, अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये कोऑर्डिनेशन मुमकिन किस तरह से बनाई जा रही है, या आप ये देखें कि किसी भी सूरत में रिफ्लेक्स एक्शन जब आप पैदा कर रहे होते हैं तो कितनी स्पीड में रिस्पांस दिया जा रहा होता है. आपके आईज ब्लिंक करने का जो इनवॉलंटरी एक्शन हमें नजर आ रहा है देखने में, या कोई भी इस तरह की तब्दीली की जिसको फौरी तौर पे आप रिस्पांस दे रहे होते हैं, तो उसके बैक एंड पे बहुत ही ज्यादा रिएक्शंस चल रहे हैं विद इन योर न्यूरॉन्स एंड द नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, अब यहां पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि रिसेप्टर्स से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर्स तक जो मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं दे आर कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस, और वो जो मैसेजेस जनरेट किए जा रहे हैं उनकी डिटेल्स हम स्टडी करेंगे इस सेशन में और कमिंग सेशन में. ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स जो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व इंपल्सेस. ऑलराइट, और द कंडीशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. The first part is known as the resting membrane potential. वो हिस्सा कि जब न्यूरॉन कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा लेकिन स्टिल उसकी दोनों साइड्स के ऊपर चार्जेस को मेंटेन करके रखा जा रहा होता है. फिर इसी तरह दूसरी फेज में हम ये स्टडी करेंगे कि when the impulses are being conducted on the surface of the neuron उस वक्त कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही होती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगाज हम करेंगे इस चीज से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स डू यू हैव इन योर बॉडी दैट आर एक्साइटेबल, यानी कि वो कौन कौन से सेल्स हैं जो मुख्तलिफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके फौरी तौर पे एक्साइट हो सकते हैं और कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि आपके पास न्यूरॉन्स मौजूद हैं और आपके पास मसल सेल्स हैं जिनको हम एक्साइटेबल सेल्स कह सकते हैं. ऑलराइट, इन्हीं के ऊपर जो मैसेजेस कन्वे होते हैं उनको हम फिर इंपल्सेस कहेंगे और आगाज करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से. डिफाइन नर्व इंपल्स. It is a wave of electrochemical changes which travels along the length of the neuron, involving chemical reactions and movement of ions across the cell membrane. अब स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि असल में ये जो मैसेजेस इतनी स्पीड में कन्वे किए जा रहे हैं, इन मैसेजेस को कन्वे करने के लिए न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर बेतहाशा रिएक्शंस चल रहे होते हैं. अब वो तमाम रिएक्शंस जब हम एक सीक्वेंस में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव. अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव बन रही है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल वेव को जरा समझें तो ये लफ्ज दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, इलेक्ट्रो एंड देन केमिकल. तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई केमिकल एलिमेंट अपनी इस फॉर्म में मौजूद है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है. तो दे आर द चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जब भी आयंस मूव करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल तो इनकी मूवमेंट की वजह से, उस ग्रेडियंट के डेवलप होने की वजह से ये मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस हमें नजर आती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं. फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे अंदाज में ये पढ़ा होगा लेकिन यहां पे हम बिल्कुल बेसिकली इसको डिफाइन कर रहे हैं. So, electrical potential is the measure of the capacity to do electrical work. अब बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी क्या है, कोई भी काम करने की सलाहियत या कैपेसिटी या एबिलिटी टू परफॉर्म एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका मतलब क्या है कि कोई भी बरकी काम करने की सलाहियत जो है इसको हम कहेंगे दिस बिकम्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. लेकिन अहम हिस्सा स्टूडेंट्स इसका क्या है, दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द नेक्स्ट सेंटेंस एंड इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये चीज है जो अहम तरीन हिस्सा है जो आपने समझना है कंसेप्ट के एतबार से भी और इस टॉपिक को याद रखने के एतबार से भी. वो क्या है स्टूडेंट्स कि ग्रेडियंट इज व्हाट, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स और द कंसंट्रेशंस ऑफ द चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. यानी कि दो तरह के आयंस जिनकी अभी हम बात करेंगे काफी डिटेल में, यहां पे दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस. अगर इन आयंस की कंसंट्रेशंस में
जो फर्क है आउटसाइड द मेम्ब्रेन और इनसाइड द मेम्ब्रेन उसको हम मेजर करना शुरू कर दें तो इसको हम कहेंगे कि इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा उससे हमारी नर्वस कोऑर्डिनेशन को मुकम्मल किया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये तो हैं बुनियादी बातें, अब चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसके बाद अगले प्रोसीजर पे। अब स्टूडेंट्स समझें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज नाउ स्विचिंग टू द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स के ऊपर आ जाने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे इट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देयर एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, और फिर इसकी दो टाइप्स हैं, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल और द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका मतलब क्या है? दीज मेम्ब्रेन्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म सम वर्क, और ये किसके जरिए किया जा रहा है? बिजली की शक्ल में, और बिजली की शक्ल में आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या फ्लो ऑफ चार्जेस की बात की जाएगी। अब जब हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो एक पॉइंट आपने पक्का पक्का ज़हन-नशीं कर लेना है, एंड देयर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि जब भी हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस की मूवमेंट करवाएंगे तो उसकी वजह से जो ग्रेडियंट डेवलप होगा उसकी वजह से कोई ना कोई काम करने की सलाहियत पैदा होगी, और यही सलाहियत बुनियादी तौर पे नर्व इंपल्स का मगज बना हुआ है, इस टॉपिक की बुनियाद है, फाउंडेशन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जरा समझें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप किस तरह से किया जाएगा। तो तीन बुनियादी स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। The first step is the movement of particles or the charged ions from higher concentration to lower concentration। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इन आयंस की कंसंट्रेशन किस तरह से है, किस मिकदार में सोडियम अंदर या बाहर मौजूद है और किस मिकदार में पोटेशियम अंदर या बाहर मौजूद है। और फिर आपके ज़हन में एक और सवाल भी आना चाहिए कि क्या मेम्ब्रेन्स के ऊपर कोई और आयन भी मौजूद है? तो ये बात याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करने के लिहाज से अहम है, और इनके अलावा बाकी आयंस भी मौजूद होते हैं, एंड दे आर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो आपने ये बात याद रखनी है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए द चार्ज ऑफ द आयन इज रियली इंपॉर्टेंट। वो किस तरह से कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एनहांस्ड ड्यू टू द ऑपोजिट चार्जेस, और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी प्रिवेंटेड ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस। तो इसका मतलब यह है कि आयंस की मूवमेंट कंसंट्रेशन के अलावा किस चीज पे डिपेंड कर रही है? ऑन द चार्जेस। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इसका मतलब है वो अट्रैक्शन करेंगे और चार्जेस या चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो फिर रिपल्शन भी आ सकती है और इन पार्टिकल्स की मूवमेंट को रोका भी जा सकता है। फिर उसके बाद अगर थर्ड स्टेप की हम बात करें स्टूडेंट्स, एंड दैट इज क्रिटिकल इन दिस केस, इट इज अबाउट द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, कि क्या मेम्ब्रेन्स इन आयंस के एतबार से परमिएबल हैं या नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रही है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स बुनियादी तौर पे कहां पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं? देयर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो जनरेट किया जा रहा है इन फैक्टर्स की बुनियाद पे है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो जैसा कि उसका नाम आपको नजर आ रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि इस वक्त मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, इट इज परफॉर्मिंग नो फंक्शन, इट इज कंडक्टिंग नो इंपल्स, लेकिन उस वक्त भी मेम्ब्रेन के ऊपर चार्जेस मौजूद होंगे, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हेन न्यूरॉन इज एट रेस्ट, it is more electropositive on outside than inside. This net difference in charges between inner and outer surface of a non-conducting neuron is resting membrane potential. अब स्टूडेंट्स यहां पे आपने दो तीन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं इसमें से। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन इज परफॉर्मिंग नो वर्क, इट इज एट कंप्लीट रेस्ट, यहां पे कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं की जा रही। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने निकालना है स्टूडेंट्स वो ये है कि इस केस में जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बैरूनी सरफेस है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑलराइट, और उसी मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी सरफेस है इसको आपने याद रखना है कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यूं कहेंगे कि बैरूनी सतह सारी पॉजिटिवली चार्ज, अंदरूनी सतह जो है वो सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज, आसान अंदाज में समझने के लिए। ऑलराइट, अब ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है इसको हम कहते हैं इट इज द पोलराइज्ड स्टेट। जब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट पे होगी तो इस वक्त कोई भी मैसेज कन्वे नहीं किया जा रहा होगा। ऑलराइट, और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल नोट किया जाएगा मेम्ब्रेन के ऊपर,
इसको हम कहेंगे इट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के एतबार से अभी हमने डिस्कस भी की है थोड़ी देर पहले, और वो क्या है कि विच आयंस आर प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स और जिनकी वजह से पोटेंशियल डेवलप किया जा रहा है। तो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस मौजूद हैं। क्लोराइड चूंकि अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के इक्विलिब्रियम पे हैं तो इस वजह से उनका कोई खातिर खा यहां पे किरदार नजर नहीं आता, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है इट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ sodium ions and potassium ions. All right? जी स्टूडेंट्स, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के एतबार से भी और इस टॉपिक को याद रखने के एतबार से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ये वाली हम डिस्कस करेंगे भी। और वो क्या है कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप किया जा रहा है या ग्रेडियंट बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डेवलप किया जा रहा है। तो सोडियम और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी अंदरूनी साइड पे और मेम्ब्रेन की बैरूनी साइड पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस इंपॉर्टेंट हैं वो अभी हमने देखे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर रियली इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं इस एतबार से इन जुमलों को एमसीक्यूज के लिए जरूर याद रखिएगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज सोडियम आयंस आर 10-fold हायर आउटसाइड देन इनसाइड। अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंफ्यूज कर जाते हैं आपस में। वो किस तरह से कि सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिक्स अप कर रहे होते हैं, लेकिन आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना। ऑलराइट, ये सुने जरा बात जो मैं अभी बताने लगा हूं आपको कि सोडियम आयंस अगर बाहर वाली साइड पे 10 गुना ज्यादा हैं तो वो सोडियम आयंस ऑन द इनर साइड के साथ कंपेयर किए जाएंगे। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ? The sodium ions are 10 times higher in concentration outside as compared to the sodium ions present on the inner side of the cell membrane of the neuron. All right? फिर इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो ये बात भी याद रखिएगा, पोटेशियम आयंस आर 20 times. all right? यहां पे आपने ये बात याद रखना है कि ये असल में क्या है, 20 times higher in concentration. किसके लिहाज से 20 गुना ज्यादा है? As compared to the potassium ions present on the outer side. All right. So potassium ions are 20 times more concentrated inside than outside. अब यहां पे ये दो पॉइंट्स आप दोबारा से सुन लें। सोडियम आयंस 10 गुना ज्यादा हैं बाहर as compared to the sodium ions inside. All right. Potassium ions 20 गुना ज्यादा हैं concentration में on the inner side as compared to the potassium ions on the outside of the nerve cell. All right. यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो फिर इसके बाद स्टूडेंट्स में दो पॉइंट्स आपको यहां पे कंसेप्ट को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताने लगा हूं कि जब आप इनकी कंसंट्रेशंस को समझ लेंगे तो अब आपके ज़हन में दो पॉइंट्स आने चाहिए कि हाउ दीज आयंस आर मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो दो तरह की ट्रांसपोर्ट्स हो सकती हैं, पहले वाली तो कहलाएगी पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी क्या कहलाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट्स जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके एतबार से समझें जरा। सोडियम अगर बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर जब सोडियम आयंस को लाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये डिफ्यूज होके आ रहे हैं। ऑलराइट, सो डिफ्यूजन ऑफ सोडियम विल ऑलवेज बी फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। एक पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम आ जाएं तो पोटेशियम आयंस हमेशा अंदर से बाहर की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए लाए जाएंगे। ये बात भी आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अब फिर उसके बाद अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे सोडियम आयंस के एतबार से समझें जरा। सोडियम आयंस बाहर ज्यादा हैं, इसका मतलब क्या है, सोडियम आयंस विल बी एक्टिवली पंप्ड फ्रॉम इनर साइड टू द आउटर साइड विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यहां पे एटीपी खर्च की जाएगी और स्पेशलाइज्ड सोडियम पंप्स के जरिए सोडियम को अंदर से उठा के बाहर भेजा जाएगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑलराइट, फिर इसी तरह पोटेशियम को भी समझ लें कि पोटेशियम को अगर आपने बाहर से अंदर लेके आना है, चूंकि अंदर पहले ही कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अब क्या होगा, potassium ions will be brought towards inner side, they will always be brought about by the active transport. यहां पे तवानाई खर्च करके पोटेशियम आयंस को बाहर से अंदर लाया जाएगा। इस वजह से हम यहां पे एक्टिव पंपिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब ये वाली आपने ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स और कॉन्सेंट्रेशंस को याद रखना है क्योंकि इसकी बुनियाद पे अब हमारे अगले स्टेप्स चलेंगे कि हाउ द मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो यहां पे एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए, एंड दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द चैनल्स ऑन द मेम्ब्रेन्स, कि कौन कौन से गेट्स या चैनल्स या पंप्स मौजूद हैं जो कि आयंस को मूव करवा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दोनों आयंस के एतबार से सोडियम आयन चैनल्स मौजूद हैं, पोटेशियम आयन चैनल्स मौजूद हैं। अगर हमने इनके साथ पंप्स की टर्म नहीं लिखी, एटीपीएजेस की टर्म नहीं लिखी, तो याद रखिएगा चैनल्स आर द गेट्स दैट अलाउ द पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसी तरह सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे हमने एटीपीएज लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, ये वो चैनल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो एटीपी खर्च करके इन पार्टिकल्स को या इन आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, यानी कि सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर। ऑलराइट, फिर इसी तरह मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स, अब उनके नाम से पता चल रहा है इनको किसी ना किसी सूरत में फिजिकल स्टिमुलस चाहिए होता है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स एक्शन पोटेंशियल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि जैसे जैसे चार्जेस डेवलप होते चले जाएंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड चैनल्स इस तरह के हैं कि जो सोडियम की मूवमेंट के लिहाज से स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं और फिर पोटेशियम के लिए भी मौजूद हैं। फिर लाइगैंड गेटेड चैनल्स, ये वो चैनल्स या वो प्रोटीन्स हैं जिनको कोई स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल आके अटैच होगा तो फिर ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन करने के काबिल हो सकेंगे। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इन चैनल्स के अक्रॉस जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ये भी आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हेडिंग मैंने आपके लिए क्या दी है, सोडियम पोटेशियम पंप एंड आयन मूवमेंट। ऑलराइट, अब समझ लें कि पंप की टर्म जहां पे भी आ रही है, इट इन्वॉल्व्स और इट कवर्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द पार्टिकल्स। ऑलराइट, यहां पे आयंस को मूव करवाया जाएगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया है काफी डिटेल में। These pumps are driven by splitting of ATP. ATP को तोड़ा जाएगा, ADP में कन्वर्ट किया जाएगा और उससे पैदा होने वाली जो तवानाई है उसके जरिए इन आयंस को मूव किया जाएगा फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। 2 potassiums are actively transported inward. अब स्टूडेंट्स सुन लें इस बात को कि जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, अंदर वाली साइड पे पोटेशियम पहले ही ज्यादा है, बाहर वाली सतह पे पोटेशियम कम था। तो जब कम वाली जगह से ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह पे लाया जाएगा तो यहां पे तवानाई खर्च करनी पड़ रही है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं नाउ द पोटेशियम हैज बीन पंप्ड इनवर्ड। और ये बात नहीं भूलनी आपने कि 2 पोटेशियम आयंस को मूव किया जा रहा है। 3 सोडियम्स आर पंप्ड आउट, और उसके बदले में 3 सोडियम आयंस को अंदर से उठा के बाहर भेजा जा रहा है ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि बाहर तो सोडियम पहले ही 10 गुना ज्यादा है। तो अगर फिर कम से ज्यादा वाली जगह पे भेजना है तो फिर आपको यहां पे किसी ना किसी सूरत में तवानाई खर्च करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब इन मूवमेंट्स की वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर चार्जेस में क्या असर आ रहा है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, इसको भी स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। द लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट इनसाइड इन हाई कंसंट्रेशन आर प्रोटीन्स, organic acids, sulfate compounds and phosphate compounds etc. Membranes are impermeable to these. अब स्टूडेंट्स ये बात भी समझने से ताल्लुक रखती है। अगर आप ऊपर वाली मूवमेंट्स को गौर से देखें तो पहले हमने 3 सोडियम्स को बाहर भेजा, बाहर की सतह पहले ही क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑलराइट, एज कंपेयर टू सोडियम्स 2 पोटेशियम्स अंदर आए हैं, तो द आउटसाइड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, द इनसाइड इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑलराइट, फिर इनर साइड पे कौन मौजूद हैं, आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आयंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है, और इस इजाफे पे और सोने पे सुहागा क्या हो जाता है कि इन्हीं न्यूरॉन्स के या नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड लीक चैनल्स मौजूद हैं, वहां से पोटेशियम्स फिर डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, बैरूनी सतह आहिस्ता 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 सारी पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो गई, अंदरूनी सतह सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो गई। और अंदर नेगेटिविटी बढ़ने की वजह क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, साइज में भी बड़े हैं, और दूसरे नंबर पे जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इनको इजाजत ही नहीं दे रही कि ये अंदर से बाहर मूव करके जा सकें। तो मेम्ब्रेन्स की इम्परमिएबिलिटी की वजह से और उसके साथ ही साथ बैरूनी सतह पे पॉजिटिविटी बढ़ जाने की वजह से अंदर सारा का सारा जो सतह वाला एरिया है, जो सारी जगह है, वो नेगेटिवली चार्ज,
और बाहर वाली सारी की सारी सतह पॉजिटिवली चार्ज होती हुई चली जा रही है। जी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यही चीज जो अभी मैंने डिस्क्राइब की है कि पोटेशियम आयंस को लीक किया जा रहा है, इसके लिए एक जबरदस्त टर्म आपने याद रखनी है एंड दैट इज द लीक चैनल्स और द लीकी चैनल्स फॉर द पोटेशियम। अब ये स्पेशलाइज्ड किस्म के चैनल्स मौजूद हैं, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स में आपको बताया है कि हमारे पास कुछ पोटेशियम आयन चैनल्स मौजूद हैं, इनको हम गेट्स भी कह सकते हैं और इनको हम परमिएबल पोर्स भी कह सकते हैं। यहां से पोटेशियम बाहर मूव करती ही चली जाती है। इस हवाले से ये बात याद रखिएगा कि when the membrane is at rest, it is not permeable to sodium, but it is permeable to potassium. तो पोटेशियम आहिस्ता आहिस्ता लीक होता चला जा रहा है। अब इस केस में क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? Resting membranes are more permeable to potassium and the membranes consist of leak channels for potassium. अब बाहर सोडियम्स जा चुके थे, अब पोटेशियम भी फॉलो करते हुए बाहर चले गए। बैरूनी सतह सारी पॉजिटिवली चार्ज्ड, अंदरूनी सतह नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस की वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड। अब सारी की सारी सतह पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज हो, तो हम कहेंगे दिस स्टेट इज द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so the major factors for the positive outside and the negative inside are impermeability of membranes to negative organic ions cause inside of the neuron more negative, leakage of potassium ions contribute to more positive outside, and active pumping of 3 sodiums outside and 2 potassiums inside make outside more positive. So no conduction of nerve impulse at this state. जब सारी की सारी बैरूनी सतह जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अंदरूनी सतह सारी नेगेटिवली चार्ज है, तो इस सूरत में इस जगह पे कोई भी मैसेज कंडक्ट नहीं हो रहा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर हम कहेंगे कि when membrane is polarized, positive outside and negative inside, no nerve impulse is being conducted। और इस जगह पे जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि the membranes are -70 millivolt charged। ऑलराइट, ये इनके ऊपर हमें चार्ज नजर आ रहा होता है। अब यहां पे स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो -90 टू -70 की रेंज हमें नजर आती है। ऑलराइट, लेकिन जब हम सोडियम पोटेशियम का डिफरेंशियल ग्रेडियंट चेक करते हुए इसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट इज -70 millivolts एट दिस स्टेट व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट, इट इज कंडक्टिंग नो इंपल्स। ऑलराइट, अब इन तमाम स्टेप्स को मैं आपके लिए समराइज करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जो आपने याद रखने। सबसे पहली चीज आपने जो याद रखनी है, इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नर्व इंपल्स, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑलराइट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ आपने जो बात याद रखनी है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वो हमेशा किस वजह से होता है? डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, इनकी कॉन्सेंट्रेशंस का जो फर्क होगा उसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर क्या चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, और उन चार्जेस की वजह से मेम्ब्रेन्स के अंदर जो काम करने की सलाहियत पैदा हो रही है उसे हम कहेंगे दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑलराइट, जब कोई भी मेम्ब्रेन अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रही होती उस वक्त वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहलाती है, और उसके ऊपर जो पोटेंशियल है उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ आपने जो बात याद रखनी है, इट इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, के सोडियम आयंस बैरूनी सतह पे 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एज कंपेयर टू द इनर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। ऑलराइट, पोटेशियम आयंस अंदरूनी साइड पे 20 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन के साथ इसको कंपेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि जो पंपिंग हो रही है, 3 सोडियम्स को बाहर भेजा जा रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर भेजा जा रहा है, इसकी वजह से बैरूनी सतह पॉजिटिवली चार्ज्ड, अंदरूनी सतह कम पॉजिटिवली चार्ज्ड और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्जेस में मजीद कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं? दे आर द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आयंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और फिर उसके साथ ही उनके जो सल्फेट या फॉस्फेट कंपाउंड्स वगैरह मौजूद होंगे। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि पोटेशियम आयंस का लीक हो जाना ड्यू टू द परमिएबिलिटी, और वी कैन से द बायसनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। जैसे ही पोटेशियम आयंस लीक होंगे तो बैरूनी सतह की ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, अंदरूनी सतह और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होती चली जाएगी, और जैसे ही सारी की सारी बैरूनी सतह पॉजिटिवली चार्ज, अंदरूनी सतह नेगेटिवली चार्ज होगी, तो हम कहेंगे कि दिस मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल मेजर किया जा रहा होगा इट विल बी -70 millivolts। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।
फिर इंशाल्लाह ताला एक्शन पोटेंशियल के जबरदस्त एनर्जेटिक सेशन के साथ